नमस्ते, क्या हाल है आपके? बिना किसी विलंब के ये क्लिप देखो। You're saying you don't want a But I ceasefire. said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ओवल हाउस लिटरली बिग बॉस का सेट बन चुका था कुछ टाइम पहले। अब अगर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि एक्चुअली में हुआ क्या था, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। जेलेंस्की जो कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचा हुआ था। जेलेंस्की व्हाइट हाउस में ना यूक्रेन रशिया के वॉर को डिस्कस करने गया था, ना किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट करने गया था ट्रम्प से, बल्कि जेलेंस्की वहां पर एक अग्रीमेंट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए पहुंचा था। और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट था, स्पेशली यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस अग्रीमेंट के तहत अमेरिका को राइट्स मिलते कि वो यूक्रेन जाके जो भी रेयर और इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, जैसे कि लिथियम, ग्रेफाइट, तुमने स्कूल में पढ़े होंगे, उनकी माइनिंग कर सके। देखो, इस डील से दोनों पार्टी को म्यूचुअली बेनिफिट होता, लेकिन यूक्रेन को इसमें ज्यादा फायदा होता है इकोनॉमिकली। अब क्योंकि यूक्रेन में अभी वॉर चल रही है, तो तुम इसकी वैल्यू समझ सकते हो। अब दूसरी तरफ अमेरिका को भी फायदा होता है, लेकिन तुम समझो, अमेरिका एक बहुत ही अमीर नेशन है, सुपर पावर है, उसके पास और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो उनको बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकती है। इसीलिए क्लियरली अमेरिका के लिए इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं थी। खैर, ट्रम्प और जेलेंस्की की डिस्कशन शुरू होती है और कुछ देर बाद आउट ऑफ नोवेयर जेडी वैंस, जो कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, वो बीच में इंटरप्ट करता है और सडनली रशिया यूक्रेन वॉर को बीच में लेके आ जाता है। I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. yes, but if you are Mr. not President, strong, Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the. जेडी वैंस कहता है कि यूक्रेन अभी वॉर पे डिप्लोमेटिकली अच्छा बिहेव नहीं कर रही। सीधा सीधा जेडी वैंस ये कहना चाहता था कि जेलेंस्की चाहता ही नहीं है कि रशिया यूक्रेन का वॉर रुक जाए। इसके बाद जेलेंस्की भी अपनी बात रखता है और एक बहुत ही लॉजिकल आर्गुमेंट देता है। जेलेंस्की बताता है कैसे उसने लड़ाई रुकवाने की कोशिश करी, इनफैक्ट कई जगहों पे सीज फायर भी साइन करा। सीज फायर बेसिकली एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है दोनों पार्टी के बीच में लड़ाई को रुकवाने के लिए। जेलेंस्की कहता है कि पुतिन धोखेबाज है, वो सीज फायर तोड़ के वापस लड़ाई शुरू कर देता है। इसके बाद काफी तू मैं होती है जेडी वैंस और जेलेंस्की के बीच में। बाद में ट्रम्प बीच में आता है और जेलेंस्की को अच्छे से खरी खोटी सुनाता है व्हाइट हाउस के अंदर। In the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. खैर, इस पूरे मीटिंग के बाद दो इंपॉर्टेंट सेरेमनीज होने वाली थी। पहली थी साइनिंग सेरेमनी, जिसमें पब्लिकली बताया जाता कि क्या क्या डिस्कशन हुआ है और किस निष्पक्ष पे पहुंचे हैं दोनों पार्टीज। और दूसरा था जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दोनों पार्टीज को मीडिया के सवालों का जवाब देना होता है। ये दोनों इवेंट्स को कैंसिल कर दिया जाता है और जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकाल दिया जाता है। अब देखो, मेरे को पर्सनली लगता है ये पूरा इंसिडेंट जानबूझ के ट्रम्प ने किया था। ये एक तरीके से ये मीटिंग पूरा जाल था जेलेंस्की के लिए, जिसमें वो फंस गया। ये चीज मैं ऐसी हवा में नहीं कह रहा हूं, वीडियो में आगे तुम्हें पता चल जाएगा खुद। देखो, जब भी कोई लड़ाई होती है या फिर किसी की भड़ास निकलती है, तो एकदम से कभी नहीं निकल जाती, उसके पीछे पूरा एक बिल्डअप होता है। जैसे कि तुम्हारे जीवन में कोई महिला विशेष रही है जो एक दिन कहती है इट्स नॉट वर्किंग आउट एनीमोर, तुम्हें लगता है वो एक दिन में काट के चली गई। ना, वो बहुत पहले से थोड़ा थोड़ा काटते आ रही थी, जिसका तुम्हें कोई आइडिया नहीं था। एक दिन वो ऑफिशियली तुम्हारा काट देती है। अब देखो, बंदे बंदे की दुखबंदी तो चलती रहती है, लेकिन जो ग्लोबल लेवल पे अभी कलेश हुआ है ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच में, बार बार नहीं होता और उसके पीछे एक प्रॉपर हिस्ट्री है। उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। 2016 में ट्रम्प अपने पहले प्रेसिडेंशियल कैंपेन में ओपनली पुतिन को सपोर्ट करते हैं। पता होना चाहिए कि यूएस और रशिया आर्च राइवल्स हैं और उनके रिश्ते कभी भी इतने अच्छे हुए नहीं है। तो उस वक्त एक अमेरिकन प्रेसिडेंट का रशियन प्रेसिडेंट की तारीफ करना एक बहुत बड़ी बात थी। फिर ट्रम्प इलेक्शन जीत जाता है और 2017 से लेकर 2021 के बीच में वो अपनी पूरी कोशिश करता है यूएस रशिया के रिलेशंस को बेटर करने के लिए। कई लोगों का ये मानना था, इंक्लूडिंग यूएस इंटेलिजेंस, कि ट्रम्प ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि पुतिन ने ट्रम्प को इलेक्शन जीतने में हेल्प की थी। ये बहुत बड़ा एलिगेशन था जो कि यूएस इंटेलिजेंस ने खुद ट्रम्प पे लगाया था। ऑब्वियसली ट्रम्प इन सारे एलिगेशंस को झूठा और बेसलेस बताता है और इन सबको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। फिर 2018 में हेल्सिंकी समिट होता है, जिसमें ट्रम्प और पुतिन साथ में खड़े होते हैं। ये पूरे अमेरिका के लिए और स्पेशली वॉशिंगटन के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। अब जैसे जैसे ट्रम्प रशिया के साथ रिलेशंस अच्छे कर रहा था, यूक्रेन के साथ रिलेशंस खराब कर रहा था। देखो, ट्रम्प की आइडियोलॉजी समझना जरूरी है।
ट्रंप हमेशा से एंटी वॉर रहा है। जब वो 2016 में पहली बार प्रेसिडेंट बना था तो ये पहली बार था कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के टेन्योर में कोई नई वॉर स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि यूएस जो मिलिट्री वेपन्स वर्ल्ड वाइड सप्लाई करती थी उसको कम किया था। इसीलिए 2019 में जब ट्रंप पावर में था उसने यूक्रेन में भी मिलिट्री एड को डिले कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप और जेलेंस्की का रिश्ता थोड़ा थोड़ा खराब होना शुरू हो गया था। लेकिन 2019 में पहली बार ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में पब्लिकली तमाशा देखने को मिलता है। दरअसल होता यूं है कि ट्रंप जेलेंस्की को कॉल करता है और उसे प्रेशर करता है कि हंटर बाइडन, जो कि जो बाइडन का बेटा है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बैठा है, जिसके बदले ट्रंप $400 मिलियन की मिलिट्री एड ऑफर कर रहा था। दरअसल ट्रंप के हिसाब से यूक्रेन में एक बड़े करप्शन के पीछे हंटर बाइडन का हाथ था और जो बाइडन अपनी पावर का यूज करके अपने बेटे को बचा रहा था। ऑब्वियसली ट्रंप इस चीज में इंटरेस्ट इसलिए ले रहा था क्योंकि वो जो बाइडन की इमेज को टार्निश करना चाहता था। इस इंसिडेंट के बाद ट्रंप के ऊपर आरोप लगता है कि वो फॉरेन पॉलिसी को यूज कर रहा था अपने पर्सनल पॉलिटिकल गेन्स के लिए, जिसके बाद पहली बार ट्रंप को इम्पीच कर दिया जाता है। इम्पीचमेंट बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके बाद यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ऑफिस से निकाला जा सकता है अगर सेनेट इम्पीचमेंट को अप्रूव कर दे। लेकिन सेनेट ट्रंप को निर्दोष पाया जाता है और ट्रंप बच जाते हैं। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद ट्रंप और जेलेंस्की के रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाते हैं, उनके बीच मिसट्रस्ट बढ़ जाता है। अब आते हैं फरवरी 2022 में, जब रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन को, लड़ाई शुरू हो जाती है। Here in Kyiv and cities across this country as Russia launched a full-scale invasion on multiple fronts in the early hours of this morning. First of all, उस वक्त यूएस में प्रेसिडेंट होते हैं जो बाइडन, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर सप्लाई करते हैं यूक्रेन को उस वॉर के लिए। अब यहां पर तुम नोटिस कर सकते हो जो बाइडन ट्रंप से बिल्कुल अलग था, इसलिए दोनों की खास इतनी बनती भी नहीं है। ट्रंप इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है। उसके हिसाब से कंप्लीट वेस्ट था टैक्स पेयर्स मनी का। ट्रंप के हिसाब से इस वॉर में यूएस का इन्वॉल्वमेंट अननेसेसरी था और इस वॉर को एक टूल की तरह यूज करा जा रहा था जनता का ध्यान इंपॉर्टेंट मुद्दों से भटकाने के लिए। ट्रंप ये दावा करता है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो 24 घंटे के अंदर इस वॉर को रुकवा देगा। ट्रंप का मानना यह था कि यूक्रेन कमजोर है और उसे रशिया के टर्म्स को एक्सेप्ट करके इस वॉर को खत्म कर देना चाहिए। फिर आता है फाइनली 2025 का महासंग्राम, जिसको तुमने सोशल मीडिया या फिर मीम्स के थ्रू देख ही लिया होगा। देखो थोड़ी देर पहले मैंने अपना ओपिनियन दिया था और तुम्हें बताया था क्यों मुझे लग रहा है कि ट्रंप ने सब कुछ जानबूझ के करा था जेलेंस्की को नीचा दिखाने के लिए। अब इस पूरी हिस्ट्री के बाद ये चीज पूरी तरीके से सेंस बना रही होगी और तुम देख भी सकते हो इस पूरे मीटिंग में कैसी फालतू बातें हो रही थी। जेलेंस्की को लिटरली उसके कपड़ों के लिए मॉक करा जा रहा था। भाई साहब, हिपोक्रेसी इस लेवल की कि मोदी जी शर्मा जाए। थोड़े दिन पहले ही ट्रंप आए थे व्हाइट हाउस में अपने बच्चों के साथ, एक अजीब सी टोपी और अजीब सा कपड़ा पहन के। उस वक्त इलॉन मस्क को तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पर तुम न्यूट्रली सोच के देखो, प्रधानमंत्री मोदी यूएस प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं व्हाइट हाउस के अंदर कुर्ता और पजामा पहन के। क्या मोदी को उनके कपड़ों के लिए मॉक करा जाए, बेइज्जती करी जाए? तुम सहलोगे इंडिया में रह के? ऑब्वियसली नहीं भाई। इसीलिए ट्रंप को अच्छी खासी सुननी पड़ी, सिर्फ अपने ऑपोजिशन पार्टी से नहीं, अपने खुद की पार्टी से भी। इस वक्त ऑब्वियसली जेलेंस्की को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट मिल रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ओपनली कहा है कि वो यूक्रेन को फुल सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर तुम थोड़ी वाइडर पिक्चर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा यहाँ पर गलत यूक्रेन के साथ हुआ है, लेकिन खतरे की घंटी इंडिया में बज रही है। ट्रंप इस अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को एक्सट्रीम में ही लेके चला जाता है। अपने नए ताकतवर दोस्त के लिए, जो कि पहले दुश्मन हुआ करता था, उसके लिए अपने घनिष्ठ मित्र को लात मारना मेरे को समझ ही नहीं आता। ये करके तुम दिखाते हो कि तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो और तुम पे ट्रस्ट तो नहीं करा जा सकता। आज ट्रंप ने यूक्रेन को लात मारा है, कल वो इंडिया को लात मार देगा और चाइना से हाथ मिला लेगा। ये जस्टिफिकेशन देखे कि चाइना ज्यादा स्ट्रांग है और इंडिया की कुछ औकात नहीं उसके सामने। अब देखो ये बात तो स्पष्ट है कि यूएस की पॉलिटिक्स ने टर्न लेने शुरू कर दिए हैं। अगर कुछ टाइम और ट्रंप और इलॉन मस्क की ये जोड़ी चलती रही तो यूएस पॉलिटिक्स एक बहुत ही शार्प टर्न लेने वाली है और इसमें एक चीज गारंटीड है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। लिटरली इस टाइम पे यूएस पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा एंटरटेनिंग बन चुकी है। बाकी जो भी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग चीजें होती रहेंगी मैं तुम्हें अपडेट करता रहूंगा। बाकी तो तुम समझदार हो ही, तुम्हें पता है कि सब्सक्राइब बटन के साथ क्या करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।